हरे कृष्ण प्रभु। आप सभी लोगों का स्वागत है आज का हिंदी के पाठ्यक्रम में ऑन या कृष्ण गोरक्षा और कृषि। तो आज का पाठ्यक्रम में आज पार्ट 2 का टॉपिक, दैट इज कल का जो टॉपिक था वो या परिदृश्य के कार्य। सो कल का हम पार्ट 1 सुने थे हम अपना भगत प्रभु से, और कल दीप्ति माता जी भी कल वो एक्सपेरिमेंट बताई हाउ कैसा बारिश आता है, वो बारिश का जो पानी कैसा हार्वेस्ट करना है, वो दैट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज को कैसा हार्वेस्ट करना है। अभी जो हालत है, अभी जो पानी कैसा ओवर ऊपर लैंड से कैसा सॉइल एरोट हो रहा है, सो एरोशन को कैसा स्टॉप कर सकता है। सो ओनली बाय ग्राउंड कवरिंग से वो हो सकता है। हाउ सॉइल को कैसा स्पॉन्ज बन सकता है, वो सब हम सुने थे। सो आज का पाठ्यक्रम में और भी कुछ सुनाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट भगत प्रभु to take up the session, and before starting the session we will recite the invocation prayers. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के को अंकित करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट भगत प्रभु टू प्लीज टेक ओवर दिस सेशन प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद विष्णुनाम प्रभु, वसुधाम प्रभु। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु, यस वी कैन हियर यू। जी प्रभु, एक छोटा सा रिमाइंडर हम ले लेते हैं जो अभी तक हमने कवर कर लिया है उसका। हमारा मकसद जो है इस सेशन से वो है कि हम ये निर्णय लेने के काबिल बन सकें कि आगे हमें जीवन में क्या करना है और क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए आगे चीज़ों को जब हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए। इसके लिए हमने देखा था कि हम अपने जीवन में चाहते हैं एक हमारा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, हमारे परिवार का स्वास्थ्य, खुशहाली, उनके साथ समय बिताना, समाज के साथ समय बिताना, उनके अच्छे के लिए काम कर सकना और अपने आध्यात्म के लिए काम कर पाना। यही हमारा मकसद होता है, चाहे हम कोई भी तरह का कार्य कर रहे हों, ऑफिस में भी जाके अगर पैसे कमा रहे हों तो अंत में लक्ष्य यही रहता है। एक ये चीज़। दूसरा हमने ये देखा था कि इस सब को प्राप्त करने के लिए या कोई भी काम हमें चलाना है, कोई देश समाज कुछ भी चलाना है, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी है भूमि का स्वास्थ्य। अब उस भूमि के स्वास्थ्य से ही हमारा स्वास्थ्य और बाकी सब चीज़ों का स्वास्थ्य और वहाँ का कुशलक्षेम निहित होता है। इस चीज़ के लिए फिर हमने आगे देखा कि स्वधर्म क्या होता है और उपयोगिता क्या होती है। स्वधर्म यानी कोई चीज़ किस चीज़ के एक प्रयोजन होता है किसी भी चीज़ के बनने का, जिसमें हमने पेन का, नारियल का उदाहरण लिया था। और एक होता है कि उस स्वधर्म के अलावा हम उससे क्या फायदे उठा सकते हैं। तो इसमें स्वधर्म जो है उसकी ज़्यादा महत्ता है, उसके चलते हुए हम अन्य फायदे उठा सकते हैं, लेकिन
जब स्वधर्म के अलावा सिर्फ महत्ता ही रह जाती है तो फिर वो चीज नष्ट हो जाती है। फिर उसके आगे चलते हुए हमने देखा था कि जो वनस्पति है उसका कार्य क्या होता है, सूर्य प्रकाश से भोजन तैयार करना। और फिर उसके आगे हमने देखा, कल जो हमने शुरुआत की थी वो की थी कि परिदृश्य या भूमि जो है उसका क्या कार्य है, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि भूमि जो कार्य कर रही है वो सही चल रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए 4 जो लक्षण हैं मुख्य, जो कि हमें निसर्ग या कुदरत द्वारा प्राप्त जो फ्री के मुफ्त के जो संसाधन है उनका कुशलता से प्रयोग होना बताते हैं। अगर वो 4 लक्षण देख के हम समझ सकें कि ये क्रियाएं सही से चल रही हैं तो इसका मतलब कि सभी कार्य अच्छा चल रहा है और हमारा जो भूमि है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। अब ये जब सेशन खत्म होगा तब तक हम क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में भूमि का कार्य क्या है। ठीक है, तो उसके उनमें से जो हमारे संसाधन थे उन संसाधनों में से सूर्य प्रकाश जो है वो हमने कल देखा। कल हमने वर्षा देखा, वर्षा, प्रभावी वर्षा, और सूर्य प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण होकर किस तरह से विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषित करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे खनिज चक्र की तरफ, है ना। सूर्य प्रवाह, सौर ऊर्जा प्रवाह देख लिया हमने, जल चक्र देख लिया, अब हम चलेंगे खनिज चक्र की तरफ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। सब लोगों को दिख पा रही है क्या स्क्रीन मेरी? यस ब्रो, यस यस यस। तो खनिज चक्र, जैसा कि नाम साफ साफ बताता है कि इसके अंदर खनिज जो है जहां से शुरू हुआ है वापस घूम फिर के वहीं पे पहुंचना चाहिए। हमें पता है खनिज का स्रोत क्या है, जमीन के अंदर से ही खनिज सारे प्राप्त होते हैं हमको। दुनिया भर के जो भी खनन होते हैं, चाहे आप सोना, चाहे बॉक्साइट, चाहे लोहा निकालना है और कुछ भी निकालना है, कोयला निकालना है, सब कुछ जमीन से आता है। तो हर तरह के खनिज जो है वो जमीन के अंदर है। हमारे शरीर को भी खनिजों की आवश्यकता होती है, मिनरल्स बोलते हैं, जैसे विटामिन मिनरल्स की गोलियां आजकल चलने लग गई हैं, लेकिन वो जमीन में ही होता है। और वो हमारे शरीर को किस रूप में मिलना चाहिए, वो पौधे और जो जमीन के नीचे जीव हैं वो हमें उस रूप में तैयार करके फल फूल अनाज इनके रूप में देते हैं। तो जब ये चीजें पौधा सौर प्रकाश ऊर्जा से भोजन तैयार करता है, तो वो भोजन आपने देखा कि लगभग 30% जो है वो अपनी जड़ें बढ़ाने में इस्तेमाल करता है और 30% जो है वो भूमि के नीचे जो जैव भार है उसको भोजन कराने के लिए इस्तेमाल करता है। वो जो इस्तेमाल होता है वहां पे, उसकी वजह से ये खनिज हमारे पौधों को प्राप्त होते हैं और वो फिर उसके शरीर से ऊपर आते हैं। और फिर ये जो पोषण है ये हमको फलों में मिलता है या उसके पत्तों में आता है। जब ये जैव भार वहां से पतझड़ के मौसम में या जब उसकी कटाई की जाती है या जब पेड़ पौधे का समय पूरा हो जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, तब वो वापस भूमि पे गिरता है और उसके बाद सड़ गल के वापस भूमि में चल जाता है, तब ये चक्र पूरा होता है। और ये चक्र कहलाता है खनिज चक्र। ठीक है। अब जैसे इसमें पहला जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं और उसके नीचे पूरी की पूरी जमीन जो है
वो आच्छादित हो रखी है, जैव भार से ढकी हुई है ना। ये तो जिस प्रकार हमारी कुदरत डिजाइंड है उसके हिसाब से है। और यहाँ पे खनिज चक्र काम कर रहा है या नहीं, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है, जहाँ पे हम लोग जैसे बड़े ही सभ्य मनुष्य रहते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधों के पत्ते गिरे और जो कल के पत्ते थे वो आज दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे जो उसने जमीन से लिया वो वापस गिरने के बाद भी जमीन को वापस नहीं मिला ना, वहां पे सड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा दृष्टिकोण यहाँ पे है स्वच्छता का। स्वच्छता का हमारा मापदंड है कि बस वहां से सारी चीजें हटा दो। लेकिन वही परिदृश्य अगर जो हमारा दृष्टिकोण है वो पहले फोटो में जो ये जंगल की व्यवस्था है इसमें अगर हमें दिखे कि ये कितनी साफ सफाई है, और साथ में जो वहां का कार्य है, जो स्वधर्म है वहां पे, वो पूरी तरह से कार्यरत है। पत्ते वहां गिर रहे हैं, वहां पे सड़ेंगे गलेंगे, और जो भी पेड़ पौधों ने जमीन से लिया है वो वापस वहां पे पहुंच जाएगा। तो इससे पेड़ पौधों का कार्य हो रहा है, साथ में परिदृश्य का कार्य भी हो रहा है ना। अगर हम वहां से हटा देते हैं तो वो चीज बाधित होती है। और हमारा कार्य इसमें क्या है कि हम देखें कि ये चीज सही तरीके से चल रही है। अब देखिए यहाँ पे वर्षा ऋतु के बाद हर जगह पे पूरे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों टन जैव भार उत्पन्न होता है। अब इसकी व्यवस्था मनुष्य किस ढंग से कर रहा है आज के टाइम पे, इसको देखते हैं और बोलते हैं कि अरे बहुत ज्यादा झाड़ झंकाड़ हो गई है, बहुत कचरा हो गया, अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित करने का बिल्कुल आसान, मतलब समय तो लगाना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, तो उसका आसान सा तरीका है आग लगा दिया या काट दिया वहां पे, है ना। क्या हमें ये करना चाहिए? ऐसा करने से वो जैव भार जो कि वातावरण से इतना कार्बन लेके, इतनी सौर ऊर्जा लेके, पेड़ पौधों ने इतना समय लेके मेहनत से इतना जैव भार तैयार किया, उसमें हमने आग लगाई और वापस से वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ में जो भूमिगत जीवन है उसके ऊपर जब आग लगाते हैं तो इतना ज्यादा तापमान आता है कि वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट होने के बाद जमीन के नीचे के कार्यकलाप जो है वो बाधित होते हैं और हम जमीन को बंजर बनाने की ओर फिर से बढ़ जाते हैं। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कल हमने सौर ऊर्जा प्रवाह और जो जल प्रवाह है उस सेशन के बाद क्या सीखा था कि हमेशा जो जमीन है उसके ऊपर आच्छादन रहना चाहिए। अब ये करके हम वो आच्छादन सीधा सीधा हटा देते हैं। ये आच्छादन जब रहता है तो नीचे तापमान भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से नीचे का जीवन कार्य कर सकता है। और वो इस आच्छादन को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, जो कि जमीन के अंदर कार्बन को स्टोर करके रखने का एक स्थायी रूप है। अगर ये चीजें हम कर देते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा जो जैविक कार्बन है वो जमीन से कर्व होता है और कम हो जाता है, और जैविक कार्बन जमीन की उर्वरा क्षमता नापने के लिए एक मापदंड है। अब उन दोनों के अलावा एक तरीका है कि हम पूरे जैव भार को अपने खेत से बाहर भेज दें। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि हमने जिस प्रकार से खुदाई करते हैं
कोयले की खान है, कोयला निकाला और दूसरी जगह भेज दिया, कोयला निकाला दूसरी जगह भेज दिया, कुछ दिनों में खदान खाली हो जाती है। उसी तरह से जमीन से हम चीजें उगा रहे हैं, उगाया तो जमीन से हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसल में वो चीज आई, फिर हमने काट के उसको बाहर फेंक दिया, काट के बाहर भेज दिया, काट के बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे जो भी पोषण मौजूद है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा और आपको आगे चल के जो फसल मिलेगी उसके अंदर पोषण नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छा खासा बड़ा सा तरबूज मिल जाएगा, बड़े से बहुत खूब सारी आप गेहूं पैदा कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर आपको पानी मिलेगा और शुगर मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको जो पोषण मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, विटामिन चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ये कारण है कि आज के समय पे भरपेट खाना खाते हुए भी लोगों के अंदर कुपोषण की शिकायत है। किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन सी की, किसी को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। और अधिकतर बीमारियां जो हैं वो इन पोषण तत्वों की कमी की वजह से हो रही हैं। हमारे शरीर का कोई ना कोई सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है और उसके कारण बीमारियां हो जाती हैं। अब यहाँ पे थिरुकुरल जो है वो बड़ा ही अच्छा शास्त्र है जिसमें खेती के बारे में बताया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि जुताई करने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं, है ना। अब ये जुताई करने वाले कौन हैं? कल तो हम बता रहे थे कि जुताई नहीं करनी चाहिए, है ना, वो जख्म जख्म करने के बराबर है, भूमि पे जख्म करने के बराबर है। तो ये कार्य है किसका, किस तरह से करना है, कौन करेगा ये कार्य, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें जो भूमि के नीचे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं, अन्य कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, जैसे गोबर है, गोबर पड़ता है किसी किसी जगह पे, उसके बाद जब आप गोबर को हटाएं तो अंदर कई तरह के छेद होते हैं, नीचे कई छेद मिलते हैं। अब वहां पे क्या हुआ है, नीचे से कोई कीड़ा आया, वो गोबर को वहां से ले गया अंदर और ऊपर की तरफ मिट्टी लेके आया। ये जो प्रक्रिया होती है ये इंग्लिश में बायोटर्बेशन कहते हैं। और जो हम प्लाऊ से करते हैं ना, मिट्टी को पलटी करना, वो कार्य इनका होता है। उसी तरह से हम भूमि में सड़ने के लिए जो चीजें, जैसे जुताई करके बोलते हैं मिट्टी में मिला देना, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप उसको आच्छादित करें और वहां पे जो जीवन है उसको भोजन प्रदान करें। ठीक है। अब ये दो तस्वीरें हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि सेम खेत की हैं। 1980 में आप देख रहे हैं कि जब जुताई हो रही है तो पीछे बहुत सारे बगुले आ रहे हैं। बगुले आ रहे हैं मतलब उनको बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाने को मिल रहे हैं, वहां पे जीवन है। वहीं पे 2008 में जब उस जगह की जुताई हो रही है तो फिर पीछे एक भी बगुला नहीं है। इसका कारण कि उसके अंदर जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि 1980 से 2008 तक हमेशा उसमें जुताई चलती रही। तो फिर तिरुकुरल का कथन जो है वो गलत है क्या, कि जुताई करने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जीव वास्तव में हम नहीं है। वो जीव हैं ये जमीन के नीचे जो इतने सारे अनंत प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, करोड़ों तरह के, वो हैं। अब जुताई के कारण मिट्टी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो उसके कारण हमारे जो भी भोजन है उसमें पोषण की कमी आई है। अब ये जो नीचे आप सेब वाला पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए 1950 में एक सेब से हमें करीब 4.3 मिलीग्राम आयरन मिल जाता था। बोलते हैं ना
एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वहीं 1998 की बात है कि ये सेम इतना आयरन प्राप्त करने के लिए आपको 25 सेब खाने पड़ते हैं, और आज तो 2021 हो गया है। आज क्या हालत होगी? आज पूरा पेड़ खा जाए तो भी नहीं मिलेगा। तो अब दूसरी तरफ जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, ई हॉरिजन, ये अलग अलग सतह हैं जमीन की। ओ हॉरिजन होता है टॉप सॉइल जिसको बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसके अंदर खेती की जाती है। और वो ओ हॉरिजन जो होता है वो आच्छादन होता है, जो ढका हुआ हिस्सा होता है, आच्छादन होता है, उसको ओ हॉरिजन बोलते हैं। उसके बाद ए हॉरिजन आता है। आप जमीन को पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं अगर वास्तव में आपकी जमीन उपजाऊ है तो, क्योंकि वो हमेशा ही आच्छादित रहेगी, जैसा कि जंगलों में होता है। अगर वैसा नहीं है तो भूमि का अपर्दन होगा, बारिश के टाइम पे मिट्टी चली जाएगी, गर्मी होगी तो आंधी के साथ मिट्टी चली जाएगी, और आपको वास्तव में जो खेती के लिए मिट्टी चाहिए वो आपके पास होगी ही नहीं। अब ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि हमारा पोषण जो कम हुआ है उसके बारे में जी टीवी की एक रिपोर्ट है। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। ये रिपोर्ट है, और इसके अलावा यूएसडीए की स्टडी है 1940 से 2010 के बीच में, जिसमें बताया गया है कि जो भी सब्जियां हैं और फल हैं उनके अंदर जो पोषण था 1940 के समय, उसके मुकाबले 2010 में 70% कम, यानी कि सिर्फ 30% पोषण ही रह गया है। और जो हमारी खेती के तरीके हैं उसकी वजह से जो पानी के स्रोत हैं वो नष्ट हुए हैं और विषयुक्त हुए हैं। ये यूएसडीए की स्टडी है जो साफ साफ बता रही है कि किस वजह से हुआ है, हमारी खेती करने के तरीकों की वजह से हुआ है ये। अब ये तो पता लग गया कि हमारी गलती ये है, तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है वो हम शायद अब तय कर सकते हैं, है ना? We've never bothered to realize that the single function of a landscape is to recycle as much. We've never bothered to realize that अब भूमि का कार्य जो है वो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा होगा। हाँ, किसी ने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे जी मेरा कृष्ण क्वेश्चन है, अगर आप कहें तो मैं पूछूं या बाद में बात करूं? माता जी, एक बार ये कवर हो जाए तब हमारे पास काफी समय रहेगा आज प्रश्न उत्तर के लिए। जी ओके प्रभु जी।
जो हमारे 4 लक्षण थे किसी परिदृश्य के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए, उनमें से 3 हमने देख लिए। अब चौथा है सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता सीधे से हम देखें समुदाय, यानी कि यहाँ पे काफी सारे जीव जंतु भिन्न भिन्न तरह के आएंगे। तो इसके 2 हिस्से हैं, जैव विविधता और उत्तराधिकार, है ना। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता है कि कितने सारे भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु जो कि जमीन के ऊपर भी हैं, जमीन के नीचे भी हैं, जो चल भी सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हमारे पशु हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, भूमिगत कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, सांप हो गए, अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं वो सारे हो गए। ये सब मिला के जब एक तंत्र में आते हैं विविध प्रकार के जीव, तो वो जैव विविधता कहलाती है और आपस में सहयोग करते हैं ये। और वहीं पे उत्तराधिकार जो है वो बताता है किस तरह से एक प्रकार का जीवन, जैसे मनुष्यों में ही ले लें कि पिता जो है वो मेहनत करता है, ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करता है कि उसके आने वाले जो पुत्र पुत्री हैं उनको ज्यादा दुख नहीं हो किसी चीज का, उनको हर चीज की सुविधाएं मिल सके। इसी प्रकार से प्रकृति में उत्तराधिकार का नियम है। उत्तराधिकार में जो वनस्पति है वो अगर रेगिस्तानी या फिर जो बिल्कुल बंजर जमीन है उस जमीन पे आती है, तो वो कोशिश करती है कि ऐसी परिस्थितियां बनाए कि इससे बेहतर पेड़ पौधे आ सके, जो कि अधिक से अधिक जीवन को वहां पे पनपा सके, उनको भोजन प्रदान कर सके। यानी एक बंजर जमीन से एक जंगल बनने की जो प्रक्रिया है वो उत्तराधिकार द्वारा दर्शाई जाती है। ये तरीका है जिसमें कि जैसे हम देख रहे हैं शुरुआत में बिल्कुल पथरीली जमीन है, उसके बाद उस पे धीरे धीरे कुछ काई जमना शुरू होती है, जो कि अपना सौर प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है और ऐसी परिस्थिति बनाती है कि आगे कुछ झाड़ झंकाड़ आ सके, घास आ सके, फिर उसके बाद जो थोड़ी ऊंची झाड़ियां होती हैं वो आए, फिर उसके बाद ऐसे पेड़ आए जो कि बिल्कुल धूप पसंद करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे पेड़ आते हैं जो कि छांव में भी उग सकते हैं, और वो फिर पूर्ण तरह से जो वन होता है उस स्थिति में पहुंचता है और वहां की जमीन जो है वो सबसे उपजाऊ होती है। तो फिर बंजर से उपजाऊ भूमि तक पहुंचने का जो सफर होता है ये उत्तराधिकार का सफर होता है। ये एक फोटो है हमारे चंदवाजी फार्म की, जिसके अंदर की नीचे आप देख सकते हैं कैक्टस जो है, जिसको थोर भी बोलते हैं, कांटेदार ये वनस्पति होती है एक, जो कि बहुत ही तेज धूप, अत्यंत गर्मी में, और अगर एक साल बारिश नहीं आए तो भी कोई इसको दिक्कत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम पानी में रह जाता है, पत्थरों में बिल्कुल रेगिस्तान में उग जाता है। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय ये थोर वगैरह जो है ये यहाँ पे अच्छे से हो पाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने इनको उनकी तरह रहने दिया, किसी चिड़िया ने आके बीच में बीज डाला नीम का, धीरे धीरे जैसे थोर ने वहां पे ऐसी परिस्थितियां तैयार की कि वहां पे नीम उग सकता है। अब नीम जब उगा तो ये उत्तराधिकार में अगला स्टेज है। नीम उगने के बाद नीम ने उसके ऊपर थोड़ी सी छाया की, तो ये छाया बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसने अपनी जगह छोड़ दी वहां से, तो ये अगला स्टेज आ गया। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि नीम के बाद वाले जो पेड़ पौधे हैं वो आ सके। उस समय पे जब वो आएंगे और नीम के ऊपर
ढकेंगे तो फिर नीम भी वहां से जगह छोड़ेगा। अब ये जैव विविधता जो है वो किस लिए जरूरी है वो एक बार हम समझें कि जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारे पास गन्ने का पेड़ है, गन्ने का पेड़ एक तरह का रस बनाएगा जो मीठा स्वाद देगा, है ना। करेला है, करेला एक कड़वा स्वाद बनाएगा, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद हैं। वो स्वाद जमीन के नीचे जाते हैं और अपनी जड़ों से सूक्ष्म जीवों के पास प्रेषित किया जाता है उनको। अब उस जगह पे जो जड़ें हैं वो एक स्टॉक मार्केट या एक एक्सचेंज मार्केट की तरह काम करता है, जहां पे कि लेन देन होता है। भूमि के अंदर लगभग 1 चम्मच जो मिट्टी होती है उसके अंदर करीब 10 करोड़ के आसपास सूक्ष्म जीवन होता है। अब वो वहां पे आके भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करने के बदले में जो खनिज जमीन के अंदर हैं उनको पौधों के खाने योग्य, जो ग्रहण करने योग्य भोजन बना के उनको देते हैं। तो वहां से ये लेन देन चलता है। अब ये लेन देन, हमें भोजन चाहिए, हमारे शरीर को जरूरत है बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ की, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की। तो एक तरह का रस जो है वो हर तरह के भोजन नहीं ला सकता। वहां पे फिर जब जैव विविधता होती है, एक प्रकार का पौधा, उसके पास दूसरे प्रकार का पौधा, उसके पास तीसरे प्रकार का पौधा, तो अलग अलग तरह के रस नीचे जा रहे हैं। उनकी वजह से अलग अलग तरह के जीवन वहां पे आके अलग अलग तरह का पोषण इन पौधों को प्रदान कर रहा है। तो एक पौधे की वजह से जो पोषण यहाँ पे आ रहा है वो दूसरा पौधा भी ग्रहण कर सकता है और इस पौधे के अंदर भी वो पोषण भरेगा। इस प्रकार से जो ये प्रक्रिया है, इसके द्वारा हमारा जो भोजन है वो अधिक से अधिक पोषक बनेगा। जैव विविधता ये कार्य करती है। अब जैव विविधता आप देख सकते हैं, ये दाहिने तरफ पे जो बिल्कुल जंगल जैसा दिख रहा है, ये हमारा चंदवा जी का खेत है, जिसके अंदर बाजरा है, ग्वार है, अरहर है, चौलाई है और उसके साथ साथ में घास भी उग रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे परिदृश्य के जो 4 कार्य हैं वो सारे किस प्रकार से चल रहे हैं। सौर ऊर्जा प्रवाह पूरी तरह से ढका हुआ है, पूरी तरह से हो रहा है। यहाँ पे हर जगह पे जीवंत जड़ें हैं और बारिश जो है वो जमीन पे सीधी तरह से नहीं पड़ सकती, पूरा का पूरा सोख लिया जाता है जमीन के अंदर। वो कार्य पूरा हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरा खनिज चक्र जो है, यहाँ पे हमारा हार्वेस्ट होने के बाद जो भी चीजें हैं यहीं पे रहती हैं और यहाँ पे वापस जमीन पे मिला दी जाती हैं। ये हो गया खनिज चक्र, वहां पे पूरा चल रहा है। और जैव विविधता, इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पे हैं और इनके साथ जमीन के नीचे और साथ साथ में यहाँ पे हम भी जुड़े हुए हैं जो इसको आगे बढ़ाने में, इसको मैनेज करने में काम कर रहे हैं। और जब ये पूरा हो जाता है तो जानवर आते हैं यहाँ पे, हमारी गायें आती हैं जो कि भोजन प्राप्त करती हैं यहाँ से। इस तरह से पूरा का पूरा जैव विविधता जो है यहाँ पे कार्य करती है। वहीं पे दूसरी तरफ, और जैसे ये जैव विविधता जो है धीरे धीरे, जैसे स्वास्थ्य है यहाँ का, वो जैव विविधता की वजह से बनता है। भूमि जो है उसके ऊपर पेड़ पौधे रहेंगे,
भूमि को भोजन मिलेगा, भूमि के अंदर जीवन है उसको भोजन मिलेगा, वहां पे स्वास्थ्य बढ़ेगा, वहां से स्वस्थ भोजन जो है मिलके हमें मिलेगा, या जानवरों को जो चारा है वो मिलेगा, वहां से ये स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे जमीन स्वस्थ होती जाएगी वैसे वैसे करके सारी जो ऊपर की प्रणालियां हैं वो भी स्वस्थ होती जाएंगी। वहीं पे दूसरी तरफ जब एकल फसल होती है तो वहां पे हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की जो जड़ें हैं वो नहीं है। अलग अलग तरह की जड़ें नहीं होने के कारण पोषण का आदान प्रदान नहीं हो सकता, पोषण का आदान प्रदान नहीं होगा, और दूसरा जमीन जो है वो ढकी हुई नहीं है, उसकी वजह से जमीन धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। ऐसी स्थिति में जो वहां पे पेड़ पौधे हैं वो कमजोर होंगे, और कमजोर होंगे तो वहां पे कीड़े आएंगे। कीड़े आ रहे हैं, पौधों को खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो पेड़ पौधे हैं वो बीमार हैं। कीड़े जो हैं वो प्राकृतिक रूप से ऐसी ही जगह पे आके बैठते हैं जहां पे कचरा है ना, कचरा है, गंदगी है, उसी ढेर पे आके कीड़े मकोड़े बैठते हैं। अब अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी फसल बिल्कुल, आपकी क्या मतलब हम सब जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिस इस चीज को, वो कचरा उगा रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हमें इनका स्वास्थ्य बढ़ाना है तो हम हमारे 4 जो नियम हो गए उनको पूरी तरह से देखेंगे कि वो व्यवस्थित चल रहे हैं परिदृश्य के कार्य के लिए। अब ये जो आदान प्रदान होता है भूमि के अंदर विभिन्न तरह की जड़ों के कारण और वहां के जीवन के कारण, उसको तटीय प्रभाव कहा जाता है। यानी अलग अलग तरह के, जैसे एक बिल्डिंग है उसका किनारा आ गया, दूसरी बिल्डिंग वहां से शुरू हुई, तीसरी बिल्डिंग वहां से शुरू हुई, चौथी बिल्डिंग यहाँ से शुरू हुई, तो आदान प्रदान के कई सारे कॉमन क्षेत्र मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक तरह की जड़, दूसरे तरह की जड़, चौथे तरह की जड़, तीसरे तरह की जड़, पांचवें तरह की जड़, ये सब मिलके वहां पे आदान प्रदान की बहुत सारी संभावनाएं प्रदान करते हैं, और इसको तटीय प्रभाव कहा जाता है। जितने ज्यादा तरह की वनस्पति, उतने ज्यादा तरह भूमिगत सहजीवन, और उतने ही ज्यादा तरह के पोषण प्राप्त करने की संभावनाएं, और उतना ही अच्छा फसल। अब ये एक छोटी सी वीडियो है, वैसे तो इंग्लिश में है, फिर भी आप सुन लें एक बार। For 28 years, this area has received conventional agriculture. And one of the things that you'll see here is that the corn is actually spindly and yellow, and this is related to the soil has not improved during the experiment. This comes from long-term organic management. One of the things is that people would freak out with these weeds because they would say that they're taking away from the crop. But our long-term data shows that we can produce even more in these organic systems than in the conventional systems. So that, like a lot of this has to do with how you view things. Can you let life live? अब इसके अंदर इन्होंने 2 तरह के खेत दिखाए हैं जिसमें करीब 20 साल से खेती हो रही है। एक जगह पे जो पारंपरिक तरीके से खेती हो रही है, जिसके अंदर की जुताई करके और फिर वहां पे जो खरपतवार उगती है उसको उखाड़ के किया जा रहा है। तो 20 साल में वहां पे क्या हुआ है कि जो मक्का उगा रहे हैं वो बहुत ही पतला होने लग गया है और पीले रंग का पड़ने लग गया है। वहीं पे दूसरी जगह जहाँ पे वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, जो मक्का लगाया है उसके साथ साथ में दूसरी खरपतवार को भी उगने दे रहे हैं, वो मक्का जो है वो स्वस्थ है दूसरे वाले के मुकाबले में। तो वहीं पे वो कह रहे हैं कि हमारे देखने का तरीका जो है वो बहुत सारी चीजें बदल सकता है। किसी के लिए ये जो खरपतवार है वो देख के वो डर सकता है, लेकिन कोई जब इसको देखे
कि इसका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, तो फिर वो समझ पाएगा कि ये जीवन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या हम जीवन को चलने दे सकते हैं? ये ना एक्सपेरिमेंट है। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हम जैव विविधता यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे बहुत कम अंतर पे लगाते हैं, यानी कि एक पौधा उसके बगल में दूसरा पौधा जो है दूसरे प्रकार का, उसके बगल में दूसरा पौधा वो दूसरे प्रकार का, तो जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हम एक साथ लगा पाते हैं, उतना ही ज्यादा मजबूत हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। यानी अगर कोई ऐसी घटना भी होती है कि कभी बाढ़ आया या कभी सूखा हुआ, तो उससे वापस से रिकवर करने की उसकी शक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जिसमें जिसका मतलब है कि मनुष्य को चाहिए कि हिरण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करे। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। अब ये हमारे पुत्र किस प्रकार से हुए, क्योंकि मनुष्य जो है वो वास्तव में देख सकता है वहां पे कि सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं। अगर हम प्रकृति को समझते हैं कि ये बड़ा ही एक जटिल तंत्र है और इसको हमें ऐसे ही चलने देना है, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं या उसको खंडित करके उसको टुकड़ों में व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे फिर सारी बाधाएं आती हैं। धन्यवाद। अभी जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। हम प्रश्न उत्तर लेंगे और उसके बीच में बाकी डाउट के साथ में बाकी चीजें क्लियर करते चलेंगे। हरे कृष्णा। या अगर कुछ क्वेश्चन है तो पार्टिसिपेंट्स दे कैन आपका हाथ यू कैन रेज देयर हैंड्स एंड पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। या द क्वेश्चन भक्त आशुतोष आनंद जी से। प्रभु जी प्लीज पूछिए। प्रभु जी, am I audible? सुनाई दे रहा हूँ? यस यस यस, इट इज ऑडिबल। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कल आपने बताया था कि हमें सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स और प्लांट ज्योग्राफी को देख के करना चाहिए, हम कहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हमें लगता है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ये चीज सक्सेसफुल ना हो, वो गलत हो, तो कैसे उस तरीके को, मतलब ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उससे भी हम ना पूरा तरीके से समझे, एक अच्छा एक एक्यूरेसी कैसे है हमारे डिसीजन में कि हम जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, एक्यूरेसी प्रभु जी चीजों को देख के और ट्राई करके ही आती है। तो कई चीजें हम अगर जंगल को वहाँ के स्टडी करते हैं, जंगल जिसको कि हमारा जो मनुष्यों के द्वारा इंटरवेंशन नहीं हुआ हो, ऐसे जंगल में अगर हम जाके देखें तो वहाँ की जो स्थानीय चीजें हैं वो हमें काफी सारी पता लग जाएंगी। उसके अलावा जो हमें संभावनाएं लगती हैं कि ये चीज यहाँ पे हो सकती है, उसको ट्राई करके देखें। अगर वो चीज ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ही मात्रा में बढ़ रही है, उसको रोकना मुश्किल हो रहा है, तो वो एक संभावना बताती है कि वो चीज वहां के लिए नहीं है। दूसरा, अगर वो चीज वहां पे पनप नहीं पा रही है, तो वो भी बताती है कि वो चीज वहां के लिए नहीं है। प्रभु जी, उम्मीद कर रहा हूँ उत्तर मिला होगा। अगर नहीं मिला तो आप और भी पूछ सकते हैं।
तो जी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। तो बिहार में कटहल बोलते हैं कि नहीं होता, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया कि कटहल हम यहाँ करेंगे नहीं, एक दो लोगों को फेलियर मिला, बट फिर हाँ क्या हुआ, कुछ लोगों ने कटहल उगाना शुरू किया सही तरीके से। अब पता नहीं कैसे हाँ उन्होंने अडॉप्ट किया वो चीज, बट वो हाँ बहुत सक्सेसफुल रहा। मतलब एक एक पेड़ में वो कई कई मतलब निकाल रहे, अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। जी। तो फिर कैसे समझे कि वहां तो नहीं उग रहा था वो चीज, लेकिन कोई लोग आए वहां आए और वो उगा रहे हैं नहीं, इस चीज में। वो चीज उग रही है, वो सही बात है, लेकिन आप वहाँ पे देखिए कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जो चार ये क्रियाएं हैं, वो पूरी तरह से हो रही हैं क्या वहाँ पे? अगर वो चलते चलते वैसा हो रहा है तो ठीक है, वरना अगर वो लोग अलग से क्योंकि जैसे चावल वगैरह भी है, वो हर जगह पे उगाया जाने लग गया है, गेहूं हर जगह पे उगाया जाने लग गया है, बहुत भयंकर तरीके से जुताई होती है, और यूरिया, डीएपी और भी अलग अलग तरह के सल्फर, फास्फोरस वगैरह, वो अलग अलग चीजें डाल के फिर उसके बाद कीटनाशक डाल के उनको जबरदस्ती उगा तो लिया जाता है ना, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी आता है, लेकिन वो जो चीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो उस जगह के लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी उसको किया जा रहा है। उसकी वजह से जमीन जो है वो बहुत खराब होती जा रही है। आज पंजाब को देखिए, पहले सबसे उपजाऊ जमीन कही जाती थी, आज बंजर होने की कगार पे है, और जहाँ पे अगर उपजाऊ जमीन है तो वहाँ के लोग बहुत स्वस्थ होने चाहिए, वहां से डायरेक्ट बीकानेर के लिए एक कैंसर ट्रेन चलती है, पंजाब से स्पेशली। वहाँ पे कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज हैं, और वो अधिकतर किसान है, अधिकतर क्या, लगभग सारे के सारे किसान हैं, है ना। तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे जो कटहल किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन मैं भी वैसे यूपी से हूँ, हमारे वहाँ पे भी कटहल अच्छा खासा हो जाता है, तो बिहार में मेरे ख्याल से हो जाता होगा। वो वहाँ पे स्थितियाँ देख के ही होना पता लगेगा, है ना, क्योंकि उसको थोड़ी सी वो नमी चाहिए होती है, हल्की सी, जो उसका तापमान है वो लगभग 35 डिग्री और इसके आसपास, सबसे 30 डिग्री 35 डिग्री जो वातावरण का तापमान है वो शायद बहुत अच्छा सूट करता है। अगर वो परिस्थितियां हैं वहाँ पे तो फिर वो हो जाएगा। अ, कंचन कपूर जी, आप कुछ प्रश्न पूछने थे उस टाइम पे, आप पूछ सकते हैं। अ, आई कंचन थिंक कपूर जी। या सुग्रीदास प्रभु भी पूछ रहे थे स्टार्टिंग में। आई थिंक प्रभु जी हाँ, सुनील दास अभी आप प्रभु। पूछ सकते हैं प्रभु क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस पार्ट में मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो दोबारा नहीं मैं पूछ सकता। जी। कंचन कपूर जी, आप कुछ पूछ रहे थे उस टाइम पे। I think she may be away. Prabhu, I think you may ask some questions to the participants. हाँ, ये मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में, जो पोषण वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा, अब समय बचा हुआ है तो। इसके अंदर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण से जो भी पोषण बन रहा है, हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जब देख रहे हैं, हमने देखा कि भूमि का पोषण जो है वो सीधे सीधे बताता है कि आगे के जीवन जो है
उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और उस चीज को देखने के लिए हम सीधे देख सकते हैं, आज हमारे स्वास्थ्य में इतनी गिरावट हो रही है तो उससे पता लगता है कि हमें पोषण जो है वो सही नहीं मिल रहा है। हमें क्यों सही नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो भोजन हमारे पास आ रहा है उसमें पोषण नहीं है। वो भोजन में पोषण नहीं है, यानी जो इसमें पोषण डाल रहा है उसके पास पोषण प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है, इसको पोषण नहीं मिल रहा है। यानी पेड़ पौधे जो हैं उनको भी भोजन नहीं मिल रहा होगा, है ना, वो भी कुपोषित हैं। तो फिर वो पेड़ पौधे कुपोषित हैं, ये कैसे पता लगता है? उनके ऊपर जो कीटों का हमला होता है, यानी उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर बीमारी क्यों होती है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम की जो कमजोरी है वो किस कारण से है? वो इस कारण से है क्योंकि उनको उन्हें जो भोजन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो भोजन कौन बना के देता है? जमीन के नीचे का सूक्ष्म जीवन। वो सूक्ष्म जीवन जो है हमारा, जो ये उत्तराधिकार वाला हिस्सा है, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अब उत्तराधिकार के जो अलग अलग स्टेज हैं उन पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उग सकते हैं। जैसे कि अगर बिल्कुल बंजर जमीन है तो उस पर कटीली झाड़ियां उगती हैं। ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जिनको कि कोई जानवर नहीं खा सकता, उनके अंदर कुछ जहरीले से पदार्थ होते हैं। इस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। और वो पेड़ पौधे जो हैं जमीन के भीतर से, उनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, ज्यादा नीचे तक जाती हैं, और वहां से कुछ कुछ पोषक तत्व लेके आते हैं। जब उनका समय पूरा होता है तो वो जमीन पे गिरते हैं और जमीन की सतह पे वो चीजें लाके प्रदान करते हैं, जो कि आगे उस उत्तराधिकार की श्रेणी में आगे आने वाले पेड़ पौधे हैं उनको जरूरत होती है। फिर जाके ऐसा वाता, और इनके जमीन के नीचे इन्होंने प्रकाश संश्लेषण करके थोड़ा कार्बन प्रेषित कर दिया है, कार्बन लेवल भी बढ़ा दिया है, जिससे उपजाऊपन बढ़ गया है। साथ में बारिश का पानी जो अंदर आता है वो अंदर जाने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले। तो अब जो व्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी हुई है। इस समय पे अगली श्रेणी का जो पेड़ पौधा है वो अब आ सकता है। इस समय पे आएगा तो फिर वो अच्छा स्वास्थ्य लेके आ सकता है। लेकिन अगर हम और आगे वाला अगर सोचते हैं कि बंजर जमीन पे हम बिल्कुल फलदार जंगल वाले पेड़ पौधे लगा दें, तो उनके लिए वहां पे सही व्यवस्था नहीं है। उनके लिए वो एक तरह से शौक जैसा हो जाएगा, है ना, उनको सदमे की स्थिति होती है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी जो पत्थर फोड़ने वाले मजदूर को ले जाके आप सीधे कंप्यूटर पे बिठा दो, बोलो कि बेटा तुझे आज से ये काम करना है, उसकी जो हालत होगी वैसा काम हो जाएगा उससे। तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। हम जब सोचते हैं ना कि हमें सब्जी उगानी है, हमें फल उगाने हैं, तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके भूमि की स्थिति क्या है, वहां पे उत्तराधिकार की कौन सी श्रेणी में है, वहां पे कार्बन जो लेवल है, कार्बन लेवल है वो किस प्रकार का चल रहा है, इस पे किस तरह के पेड़ पौधे हैं, उनको देख के भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें उग सकती हैं। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम वहां पे इन जो झाड़ियां हैं, जो यहाँ पे खरपतवार उग रही है, उनको वहां पे रहने दें। और अगर उसमें खेती करनी है तो इनके रहते रहते हम खेती करने की कोशिश करें। से हमें ये पता लगता है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये उस समय पे इसको पोषण तो प्रदान करेंगे ही, साथ में हमें ये भी पता लगता रहेगा कि उत्तराधिकार की किस श्रेणी में हम पहुंच रहे हैं। साथ साथ में इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब पौधा शर्करा बना के जमीन के नीचे डालता है और वो जड़ों से जमीन के अंदर जाती है, तो फिर वहां पे फंगस और बैक्टीरिया ये एक्सचेंज करते हैं इनका पोषण पर। वो फंगस आके
जड़ों पे चिपकता है, जड़ों से कार्बोहाइड्रेट लेता है और बढ़ता है, और इसके बदले में कार्बोहाइड्रेट से वो एक चिपचिपा प्रोटीन जैसा पदार्थ बनाता है, जो कि जमीन के जो भूमि के जो कण होते हैं, जो रेत है, जो सिल्ट है, उनको आपस में बांध के रखता है ना। तो ऐसा वो बांध के रखता है, लेकिन उसके अंदर एयर जैसे वो पानी जाने के लिए, हवा जाने के लिए वो गैप रहता है। जो हमने कल ब्रेड देखा था, ब्रेड वाला एग्जांपल देखा था ना कल, ये ऐसे बनता है। तो ये एक हो गया, और इसके बदले में यहाँ से ये कुछ पोषण देता है, और ये जो फंगस होता है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं मीलों तक। तो अगर आपके पास अभी इस समय पे इस जमीन में किसी तरह का पोषण नहीं है, तो जब आप ये तटीय प्रबंध कर देंगे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह की जड़ें हमारे जमीन में रहेंगी, तो ये इंटरकनेक्ट होके मीलों दूर से आपको जो पोषण चाहिए वो आपकी भूमि तक खींच के ले आएंगी। दूसरा, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे जो पोषण मौजूद है उसको उनका आदान प्रदान करते हैं। वो भोजन प्राप्त करने के लिए इनके पास आते हैं, और वहाँ पे अन्य जो निमाटोड्स वगैरह हैं वो उनको खाते हैं, और उनका जो शरीर है, उस जो ऊपर की खोल है, उसमें से मौजूद जो पोषण है वो ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे कि उनको वहाँ पे मौजूद जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम जो भी चाहिए वो चीजें मिलती हैं। ये चीज प्राप्त करने के बाद पौधे के शरीर में आती हैं, और फिर जैसे हमें विटामिन मिनरल अगर सही तरीके से हमारे शरीर में हो तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इनका शरीर स्वस्थ होना शुरू होता है। तो पहली जो स्टेज होती है सौर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू होता है, शर्करा बनाना शुरू होता है। जब वो उस शर्करा को भली प्रकार से बनाने लगता है, तो फिर अगली स्टेज आती है। अगली स्टेज आती है कि वहां पे वो प्रोटीन जो है वो सही बनाने लग जाए। प्रोटीन जब सही बनाने लग जाता है, यानी कंप्लीट प्रोटीन। एक होता है इनकम्प्लीट, मतलब वो प्रोटीन चेन जो है उसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है जब बनाते हैं, तो तब उस समय भी दिक्कत होती है। ये जो स्टेजेस हैं यहाँ पे कीड़े जो होते हैं, ये इनकम्प्लीट कार्बोहाइड्रेट, इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट फैट जो है, जब ये पूरी तरह से नहीं बन पाता है तो इनको खाते हैं। वो कीड़ों का भोजन ये है। तो ये क्या है, उस पेड़ पौधे में हमारे खाने के लिए भोजन नहीं बन पा रहा है अभी। अभी तो वो वही भोजन बना रहे हैं जो कीड़े खा सकते हैं। तो फिर कीड़े आते हैं और उसको खाते हैं, और ये जो स्थिति है इसमें वो खुद भी स्वस्थ नहीं है वो पेड़ पौधा, तो उसको भी स्ट्रेस है। तो ये आके उसका जो दुख दर्द है उसका निवारण करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी फसल का नुकसान कर रहे हैं। वास्तव में वो आके कचरा साफ कर रहा है। अगर हम वो चीज खाते हैं तो हमारे अंदर भी इम्यूनिटी कम रहती है, इसलिए जरा सा मौसम बदला और हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जरा सा जगह बदली हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब फिर ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जब बनना सही तरीके से चालू हो जाता है, फिर आता है फैट, फैट बनना। अब ये जब फैट पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, तब फिर इसके जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो चमकदार सी होने लग जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला जब होने लगता है तो उस टाइम पे कीड़े जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। फिर जब प्रोटीन वाला पूरा होने लगता है तो हरा रंग जो है वो गहरा होने लगता है। अब जब फैट बनने लगता है तो ऊपर चमक आने लग जाती है, और इस समय पे और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक आपके फल और आपके जो अनाज हैं ये होने लगते हैं, और आपके शरीर को भी अच्छी इम्यूनिटी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद आता है सबसे टॉप लेवल, जो कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं।
ये प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, ये वो स्टेज है जब आपका भोजन औषधीय गुणों को प्राप्त करता है। जो आयुर्वेद में गुण बताए गए हैं ना कि भोजन ही औषधि है, वो औषधीय गुण को जो प्राप्त करता है, ये प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब बनने लग जाते हैं उस समय पे पेड़ पौधों में किसी प्रकार का कोई कीड़ों का अटैक नहीं होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो चलते रहेंगे। जैसे सौर प्रकाश ऊर्जा किसी को नहीं मिली तो फिर वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो वो कीड़ों के लिए वो व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आपकी जो फसल है, मेन फसल है, या लगभग 90% 85-90% तक की फसल जो है, उसके ऊपर कोई भी तरह का रोग नहीं होगा। और दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं जंगल के अंदर, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको लगभग 90% नाइट्रोजन की आपूर्ति इन कीड़ों से होती है। ये कीड़े मरते हैं, चिड़ियाएं खाती हैं, उनका जो मल होता है वो प्रोसेस होके आता है, या मरने के बाद वहाँ पे भूमि में जो हमारे भूमिगत सूक्ष्म जीव हैं, वो इनको डिकम्पोज करते हैं और वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम आज के समय यूरिया से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रकृति का तरीका है, इससे जीवन जो है, सहजीवन बढ़ेगा, जीवन और ज्यादा पनपेगा। हर बार आप जितनी खेती करेंगे, सहजीवन को लेते हुए, प्रकृति के इन नियमों को लेते हुए, आपकी उर्वरकता क्षमता, पोषित करने की क्षमता और ज्यादा उत्पादन की क्षमता बढ़ती ही जाएगी। और वहीं अगर हम इन तरीकों से जिनसे आज करते जा रहे हैं, अगर हम यही तरीके रखते हैं, तो फिर जो 30 साल में 1940 से 2010 में हुआ, वो 2010 से 2021 में हुआ। आगे चल के फिर ऐसा हो जाएगा कि जमीन पड़ी रहेंगी, हम कुछ उगा नहीं सकते। लैब में भोजन उगेगा, डब्बों के अंदर मिलेगा, हम वो खाएंगे, है ना। जैसे मशीन की ग्रीजिंग होती है ना, तेल लाके डाल देते हैं, और वैसे चलेंगे फिर इंसान। जी प्रभु, it's well nicely explained, Prabhu. Very wonderful. जी प्रभु। And I request our main speaker, our Vishnunam Prabhu. Prabhu, if you can just throw us some light and for the participants from your end. हरे कृष्णा। ऐसे तो 2 दिन में भगत प्रभु ने काफी अच्छे से कंप्लीट किया है कोर्स को, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय है लेकिन प्रश्न नहीं है। हम टू बी ऑन अ पॉजिटिव नोट ऐसा सोच रहे हैं कि सब लोग सब समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं मुख्य मुद्दा गोइंग बैक टू जो हमारा बेस है ये प्रेजेंटेशन का या सेशन का, वो यही है कि हमको हमारी पुरानी आदतें बदलनी होगी, पुराने दृष्टिकोण बदलने होंगे। क्योंकि जितना हम सुन रहे हैं अभी 2 दिन से भगत प्रभु बता रहे हैं, कल और आज, ये सारी चीजें हमारी कल्पना के बाहर की चीजें हैं। सामान्य रूप से हमने कभी किया नहीं है, ना हमने कभी देखा है, ना इसके बारे में सुना है। तो अधिकांश लोग यही सोच लेते हैं कि ये कोई दंत कथा चल रही है, कि ये क्या एकदम मतलब इतना सरल है, इतना आसान है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस की दृष्टि से भी सही दिखाई दे रहा है, फिर भी कोई कर क्यों नहीं रहा है इतने सालों से। उन्हें बहुत बड़ा प्रश्न रहता है जनरली जो इस कोर्स को अटेंड करते हैं, और जो खास करके जो भूमि से जुड़े नहीं है, जो खेती कर नहीं रहे हैं या कर रहे हैं फिर भी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हरित क्रांति, कन्वेंशनल फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप रासायनिक खाद यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, वर्बिसाइड, हर्बिसाइड, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन्स, दवाएं आप छांटते हैं। तो ये हम कई वर्षों से कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 70 साल से चल रहा है ये। 70 साल में जो नुकसान किया वो शायद हमने 10 साल में कर लिया, और आगे जाके और तेजी से करेंगे अगर बदलेंगे नहीं तो। लेकिन मुख्य बात ये जाननी चाहिए हम लोगों को
भले हम खेती से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, वो ये है कि 70 साल से हम वी हैव फेल्ड, हम असफल होते जा रहे हैं हमारे प्रयासों में, और हम देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही है। फिर भी जब कोई सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव विचार दिखाया जा रहा है, तो हमारा मन या हमारी बुद्धि को इस प्रकार से बद या कंडीशन कर दिया गया है कि इसको हम स्वीकारने में इतने आसानी से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जबकि हम ये देख लिया, हमारा एक थियरी है सीइंग इज बिलीविंग, जैसे ही हम इसकी चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं दिखाइए। हमने कई सारे सेमिनार किए इसके, तो एक विचार रहता है दर्शकों जो अटेंड कर रहे हैं उनका, पार्टिसिपेंट्स का, कि हमको दिखाइए आप। तो हम मेरा ये बोलना है कि हमने ये तो देख लिया है 70 साल से, तो जो हमारी सिस्टम चल रही है वो फेल हो गई है, तो कम से कम इतना तो हम मान ले कि जो अभी सिस्टम है वो फेल है, तो बदलना तो पड़ेगा ही। मतलब अभी आप जो कर रहे हैं वो 100% फेल सिस्टम है, क्योंकि पानी का स्तर नीचे चला गया है, भूमि बंजर होती जा रही है, भोजन के पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, सूखे की संभावना बढ़ती जा रही है। फिर बड़े दृष्टि मैक्रो लेवल पे जाएं तो वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हर तरह की समस्याएं केवल बढ़ती जा रही है फिर भी हम को ऐसा सिखा दिया गया है कि हम गलत चीजों के ऊपर ब्लेम करते हैं। हम इंगित करते हैं कि वो उसने खेती में शायद पानी नहीं दिया इसलिए उत्पादन कम हुआ, इसलिए मुनाफा नहीं आ रहा है, या फिर इस बार बारिश ठीक से नहीं हुआ, या फिर शायद बीज ठीक से नहीं डाले होंगे, बीज अच्छे नहीं थे, बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, या फिर आपने खेत ठीक से नहीं की होगी, जुताई ठीक से नहीं की होगी। कुछ ना कुछ ऐसा हमको पढ़ा दिया गया है कि हम वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है उसकी गलतियां निकालने नहीं दिया जा रहा है हमको केवल यही सिखाया गया कि आप गलत कर रहे जा रहे हो बस। तो हमारा गलती अब इतना जानने के बाद ये अवश्य है, अगर हम हमारे निर्णय नहीं बदले तो जो डिसीजन मेकिंग हम बोल रहे हैं, निर्णय लेने की शक्ति या आपका निर्णय आपको बदलना होगा। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं वो वेल्थ प्लानिंग के कोर्स अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनको हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि भैया वेल्थ प्लानिंग तो कर रहे हो आप, लेकिन वेल्थ के अंदर हेल्थ नहीं मिल रही। अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो वो वेल्थ प्लानिंग फेल है, हम गलत दिशा में सोच रहे हैं। वापस वो हमारा निर्णय जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हेल्दी फैमिलीज, हैप्पी फैमिलीज, पीसफुल लाइफ्स, वो सब कहाँ से आए? कितना भी पैसा है लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस और पीस थोड़ी मिलता है उससे। जितने भी वेल्थ कंसल्टेंट है इस दुनिया के, उनका जो बोलते हैं ना चार्ट या मॉड्यूल है प्लानिंग करवाने का, उसके अंदर हेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए नहीं है। तो वो तो कितना अधूरा प्लानिंग है, कितना अधूरा प्लानिंग है वो। इवन आप अगर हम मंदिरों की चर्चा करें तो अगर मंदिर भी हम निर्माण करते हैं लेकिन उसके अंदर इस चीजों का प्लानिंग नहीं है, अगर हमारे भक्तों का स्वास्थ्य का प्लानिंग नहीं है, ठाकुर जी को क्या भोग लगेगा वो हमको यही पता नहीं है, उसके अंदर पोषक तत्व है या नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, देन हाउ विल वी सक्सीड? कितने समय तक ये गाड़ी चलेगी? तो श्रील प्रभुपाद वाज वेरी ओवर स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट कि अगर हमको हर मंदिर का एक फार्म होना चाहिए। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये फार्म निर्माण की करें, जिसको हम नाम गौशाला दे रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में जो गौशाला है उसको गौशाला नहीं बोल सकते। तो जो प्रभुपाद जी ने गौशाला शब्द यूज किए या आइडियली वो फार्म कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय बोलते थे, उसमें ये समुदाय के अंदर ये सारी जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसको चलायमान रखना अनिवार्य है। अगर इसके बिना हम प्रयास करेंगे तो एक प्रोजेक्ट भी सफल नहीं हो सकता है, नॉट इवन वन, एंड द हिस्ट्री इज आंसरिंग इट। तो अगर अभी भी हम हमारी बुद्धि से ये समझ नहीं पाएंगे कि कुछ ना कुछ हमारे निर्णयों में हमने गलती ली है, जो गलती हमारे दृष्टिकोणों पर निर्भर थी, जो निर्णय हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर थे, तो दृष्टिकोण अगर हम बदलेंगे नहीं तो जो परिणाम आएगा वो बदलने वाला नहीं है। अब कितना भी प्रयास कर लो, अभी लोग खेती के अंदर पहले
ट्रैक्टर लगाते थे, अभी और अलग अलग आधुनिक साधन लगाने लगे, अलग अलग तरह की दवाएं डालने लगे, बेटर क्वालिटी जिसको वो लोग बोलते तथाकथित सुधरे हुए बीज डालने लगे। और कितना सारा आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक हम वैदिक दृष्टिकोण पे हमारा विचार नहीं लगाएंगे, जब तक हम वैदिक दृष्टिकोण से सम्मत नहीं होंगे हृदय से, और जब तक हम वैदिक दृष्टिकोण का पालन करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये जीवन समय जा रहा है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, परिवर्तन अभी मैं शुरू करूंगा कितने दिन में आएगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक? तो क्योंकि हम लोग सब तो जुड़े हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, हमको बताया गया था कि हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो प्रोसेस है वही हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा विधि है वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो इसी प्रकार इसमें भी आप अगर विधि में जुड़ जाएंगे, अगर आप ये परिस्थिति की तंत्र के जो 4 पहलू बताए आपको भगत जी ने, अगर उसको आप पालन करना सीख जाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफल है उसी दिन से, उसी क्षण से, क्योंकि उसका सुधार शुरू हो गया है। और प्रकृति में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेजी से सुधार आएगा। हमने जो नुकसान पिछले हजारों सालों में किया है वो कुछ वर्षों में हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लगा के बैठ जाएंगे कि 15 दिन में मुझे तो चेंज चाहिए, मैं 6 महीना 1 साल बिना खाए नहीं रहूंगा, तो हमको अभी भी हमारा परिप्रेक्ष्य समझ में नहीं आया है। अभी भी हम असमंजस में हैं कि हमारे जीवन का क्या अंतिम लक्ष्य हम हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे समाज के लिए रख रहे हैं। वी आर वेरी अनक्लियर स्टिल। सो अगेन एंड अगेन, बारंबार हमको इस विषय को सोचना होगा। ये इतना आसान नहीं है जिस आसानी से सब लोग समझा रहे हैं। दे आर ऑल वेरी एक्सपर्ट। ये भगत प्रभु, अब अगली बार अजीत जी बोलेंगे, ये लोग सब इसको जी रहे हैं कई वर्षों से। सो ये हमारा सौभाग्य है कि ये लोग इस समय निकाल के हमको बता रहे हैं। लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं, दूसरी बार सुन रहे हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा मत सोचिए कि इतने वर्षों से मैं खा रहा हूँ, मेरा जीवन चल ही रहा है ना, चलने वाला है जीवन, क्योंकि नेचर इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिलेंटलेस। तो नेचर तो रुकने वाला नहीं है, प्रकृति तो चलते जाएगी। लेकिन जो क्षति इसको पहुंच रही है, अगर आप सही मायने में कुछ योगदान करना चाहते हैं पर्यावरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तो इससे उत्तम अवसर और कोई नहीं है। कितना भी आप कारखाने डालें, लेकिन जो भगवान का जो कारखाना है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ये कारखाना जैसा प्रोडक्शन कोई नहीं कर पाएगा। Nobody can do it. You know, it's like we are wasting our time. Doing anything else is just a waste of time. जितना जल्दी ये बात समझ में आएगी, उतना हमारा जीवन बेहतर और बेहतर बनते जाएगा। और ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये केवल एक निर्णय, जितने भी लोग आप हैं परिवार में, समाज में, उनको मिलकर एक निर्णय लेना है और इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, देयर इज अ क्वेश्चन नाउ। भगत प्रभु, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। कंचन कपूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक्चुअली, मैं तो एक ले पर्सन हूँ, मेरे को इतना ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतना कुछ मालूम नहीं है, पर जो जो आप समझा रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और अंडरस्टैंड भी, पता नहीं जहाँ तक मेरी बुद्धि में है उतना काम कर रही है, थोड़ा मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। पर क्योंकि मैं प्रभुपाद को समझती हूँ और उनकी जो उन्होंने मिशन दिया है कम्युनिटी फार्मिंग कम्युनिटी का, फार्म कम्युनिटी का, वो मैं काफी सुना भी हुआ है, उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा भी हुआ है। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्ट रख रही हूँ इसके बात में कि मेरे को अंडरस्टैंड हो जाए क्या करना है क्या नहीं। तो जैसे अगर आप समझा रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं चाह रही थी, जैसे आपने बोला कि भी लॉकडाउन है और हम वहाँ विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई वहाँ की ऑडियो हो या कुछ हो कि कैसे फार्मिंग
मतलब जो प्रभु जी हैं वो तो कर सकते हैं, जैसे माता जी वगैरह, उनका क्या रोल रहता है उसमें? यहाँ पे देखिए, जो कृषि है वो सिर्फ प्रभु जी इस लोग के उस पे नहीं है। अब माता जी लोग खिलाएंगे नहीं तो प्रभु जी लोग उगाएंगे क्या, है ना? तो खिलाना और साथ में किस तरह से खिलाना है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है उसके अंदर। जैसे प्रभु जी लोग ने तो खेत में उगा दिया, बहुत ही अच्छा पोषण वाली चीज, लेकिन उसको सही तरीके से बनाया नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आप वहां पे जाके जो पहले होता था कि ठीक है हमने पोषण युक्त उगा दिया, औषधीय गुणों वाली चीज उगा दी, अब उसको मैनेज करना जो होता है वो जो भी स्त्रियां हैं वहां पे, वो अपने किचन में जो माताएं होती थी पहले, वो सारी की सारी बीमारियों के इलाज किचन में ही कर देती थी। कि इस समय पे हल्दी वाला दूध पीना, इस समय पे ये वाले लड्डू बनेंगे, इस समय पे अच्छा बुखार हुआ तो इस समय पे ये काढ़ा, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये समग्र प्रबंधन जो है वो सिर्फ खेत तक ही सीमित नहीं है, पूरा जो जीवन है उसके अंदर हमारा हर एक निर्णय जो है वो समग्र प्रबंधन के ऊपर होता है। आप एक बार ये निर्णय ले लीजिए कि मुझे ये जो कचरा है ये नहीं बनाना है, मुझे तो इस तरह का खाना बनाना है, तो झक मार के जो भी परिवार को संभाल रहे हैं, प्रभु जी हैं या कोई भी हैं, अगर सारी माताएं जी ये डिसाइड कर लेती हैं कि हमें तो ऐसा ही भोजन चाहिए, तो जितने भी प्रभु जी हैं ना वो सारे के सारे ऐसा प्रबंध करने में लग जाएंगे, है ना? और आपके बाकी आप जो है किचन के लिए छोटा मोटा जो जैसा भी प्रबंध करना चाहें वो कर सकती हैं। मैनेज करने के लिए क्या वो चाहिए, अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आप दूसरों को शिक्षित भी कर सकती हैं जो ये कार्य कर जैसे रहे हैं। प्रभु जी मैं तो अभी वर्किंग हूँ ना, तो प्रोफेशनल हूँ मैं एक, तो अभी तो जी। फिर मेरा जो अभी रिटायरमेंट में टाइम है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें कैसे मेरा रोल हो सकता है। आप ये चीज जो है और लोगों को कम से कम बता सकती हैं, उनको समझा सकती हैं, या इसको छोटे लेवल पे आप ट्राई भी कर सकती हैं अपने घर के अंदर या छत के ऊपर जो छोटे कैसे? gardens हैं। छत तो घर के अंदर भी? हाँ, छोटे गार्डन है वहां पे ट्राई करके इन प्रिंसिपल्स को आप देखने की कोशिश करें तो कि जब उसमें तक। आप कोई है मेरी हेल्प कर सकता है? वो तो मैं कर सकती हूँ, तो उसमें हाँ, कोई मेरी। मैं आपको एक मनीषा जी हैं हमारे यहाँ पे, वो रूफ गार्डनिंग वगैरह करती हैं, उनसे कनेक्ट करवा दूंगा। वहां पे आप ट्राई करके ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा अपने सामने आप देख सकती हैं, चीजों में बदलाव आप देखने की कोशिश कर सकती हैं, ताकि हाँ जी। थोड़ा सा कन्विक्शन आए और आप कनेक्टेड रहें। फिर जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप खेती स्टार्ट कर सकती हैं या जा सकती हैं, आ जा सकती हैं, तो उस टाइम और कहीं आप। कहीं ऐसी फार्म कम्युनिटी कोई दिल्ली के नियर बाय कोई है जो जहाँ हम अगर हो तो हम ज्वाइन भी कर सकें? देखिए, फार्म कम्युनिटी अभी मेरी नज़र में तो नहीं है। आप दिल्ली के पास यहाँ जयपुर, अगर आपको समय मिले तो आप जयपुर आके ये चीज़ें देख सकती हैं जब भी आपको समय मिले। और हम तो लोग भी अभी आप कोशिश जयपुर कर का एक रहे हैं। बार जयपुर का एड्रेस आप जैसे पोस्ट कर दीजिए या फिर बता दीजिए, हम जाएंगे फिर 1 महीने 1-2 महीने में वहाँ पे जाएंगे। तो वो कुछ किसी का रेफरेंस देना होगा या कैसे? हाँ, एक बार दीप्ति अग्रवाल जी जो है कल जिन्होंने वो ब्रेड का एक्सपेरिमेंट किया था, उनसे हम्म, आपको एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। हम्म। वो ओनर है उनकी, और मैं लोकेशन उस टाइम पे फिर वो आपको बता देंगे कि आपको कब आना है, और लोकेशन आपको कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है ब्रो जी, मैं अभी तो लॉकडाउन अभी अभी ओपन हुआ है, पर मैं चाह रही हूँ कि मैं जाना फैमिली के साथ, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। जी। पर अभी तो इच्छा तो है मेरी कि ऐसे जाऊं, क्योंकि मेरे को बरसाना में भी कोई फार्म कॉम्पिटिशन चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे सामने में। मैंने हाँ बरसाना में तो है एक, उसका मैंने यूट्यूब पे देखा था प्रभु जी, फार्म जी। कॉम्पिटिशन थी, उनका मैंने देखा था, तो इसलिए फिर गई वहाँ जा तो नहीं सकी, तब ये आपका मैंने ज्वाइन किया इसलिए। हाँ, वास्तव में मतलब जी ये जो कृषि है, गौ रक्षा है,
ये वास्तव में किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये कम्युनिटी का ही कार्य है। सब मिलजुल कर जब करते हैं चीजों को तभी हो पाती है। कम्युनिटी सिर्फ एक कम्युनिटी भी नहीं, कई तरह की कम्युनिटी। इसलिए आप अगर देखेंगे तो कई सारे वैसे जरूरत तो कई सारे फार्म कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की है, जो कि आपस में कई चीजें अलग अलग लोकेशन पे हैं, अलग अलग चीजें उगेंगी वहां पे। अब जैसे मसाले हैं वो साउथ इंडिया में उग रहे हैं, कई चीजें हैं औषधीय चीजें जो कि मध्य प्रदेश में उग रही हैं, कई चीजें हैं वो उत्तराखंड में उगेंगी, है ना। वैसे तो आपकी सारी चीजें लोकल तरीके से पूरी हो जाएंगी, है ना, लेकिन फिर भी वैरायटी एक अवेलेबल है उस टाइम पे। प्रभु जी इसमें कितने अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ आइडिया है? माता जी वो तो जमीन लेना है आपको, और इसमें जमीन कितनी लेनी फैमिलीज होती है मिनिमम? मैक्सिमम तो खैर होंगी, मिनिमम कितनी फैमिलीज होनी चाहिए कम्युनिटी आपके? कम्युनिटी के लिए। यस प्रभु जी। देखिए एटलीस्ट 4-5 ऐसे हों जिनकी सोच आपस में मिलती हो और एक दूसरे को मतलब आगे बढ़ने में मदद करें हमेशा। ऐसे लोग रहें तो 4-5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उनको देख के आ सकती हैं। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, उतना ही अच्छा है। आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, साथ में ये चीज जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। तो ऐसे में आप एक मीडिएटर का काम करते हैं, अगर कोई करना चाहे तो आपको मतलब आपका रोल मीडिएटर का रहेगा, आप सबको गैदर करके और ऐसा फॉर्म कमेटी फिर क्रिएट करते हैं? देखिए माता जी, मैं अभी तो जैसे मैं हूँ, मैं आपको गायों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है हमारे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उस चीज के ऊपर आपको बता सकता हूँ, वो वाला पोर्शन। उसके बाद वहाँ के जो मैनेजमेंट वगैरह हैं उनके ऊपर मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता सकता हूँ। बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं पैनल में, डॉक्टर शिव कुमार हैं, फिर उसके बाद प्रभु जी हैं, विष्णु नाम प्रभु जी हैं, अजीत प्रभु हैं। हम सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट दे सकते हैं और जितना हो सका उतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे, नॉलेज के हिसाब से या उसको मैनेज करने के तरीके के हिसाब से। ग्रुप पे कनेक्टेड है ही हम सब लोग, तो वहाँ पे जो या, भी चीजें हैं उसके साथ या फिर अभी ऐसा हो existing है या ही फिर फार्म ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी। जो कम्युनिटी चल रही है उसी को जाके हाँ ज्वाइन कर ले, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? हाँ, वो बेटर है, लेकिन ऐसी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी। अभी हम लोग भी जो मैनेज कर रहे हैं वो काफी एक ओनर है और हम लोग 2 लोग मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लोगों का कम्युनिटी है ऐसा। और हम लोग बाकी और लोगों को अभी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी खड़ी हो जाए कहाँ पे? जयपुर में। अच्छा, तो वहां भी एक चल रही है, अगर उनको ज्वाइन कर ले तो? वो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। वो अगर पूरा कर पाते हैं तो उसमें फिर वो देखा जाएगा कि मतलब आपको कितना इंटरेस्ट है और हम कितना आपके साथ वो कोप अप कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब ओके। से फिर जी। चलो ठीक है, देखते हैं भगवान कैसे क्या करवाते हैं। जी अभी सोचा तो है आगे आप सबका सहयोग होगा और प्रभुपाद की कृपा होगी तो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। सोच मैं लिया बस। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी प्रभु। तो बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस दिशा में सोच रहे हैं। प्रभु लेकिन जी जैसा मैं तो पता काफी समय से सोच रही थी, पर अभी लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे नहीं एक पेपर पे लिख के, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जैसे जैसे मैं सिंपल उदाहरण दूं, जब हमने सुना कि अगर भगवान को जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़ना है, तो कलयुग में रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तब हमको लगा अरे 16 माला कैसे जपूंगा, अभी तो मेरा धंधा चल रहा है, नौकरी चलता है, परिवार है, समाज है,
16 माला करेंगे, समय कहाँ है हमारे पास, घंटे घंटे निकल जाएंगे इसमें। तो फिर उसमें भी समाप्त नहीं हुआ, फिर हमको समझाया गया कि भैया किताब भी पढ़नी पड़ेगी प्रभुपाद जी की, 1-1.5 घंटा तो रोज पढ़ना पड़ेगा किताब। तो फिर हमने बोला ठीक है जी, किताब भी पढ़ लेंगे। फिर बोला इसमें भी चलेगा नहीं, तो मंदिर भी आना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा। सही बात है कंचन जी है और she has बिल्कुल left. बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ जी प्रभु जी, मैं सुन रही हूँ प्रभु जी। आप सुन रहे हैं राइट? Yes, सो yes. आपके जीवन में 24 घंटे ही रहे, लेकिन आपका ये योगदान बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन का उद्देश्य जो पूरा का पूरा भौतिकता में ग्रस्त रहने से बदल के अध्यात्म की ओर मोड़ा। तो इसी प्रकार से हमको ये निर्णय लेना होगा परिवार को मिलके कि अब जो परिस्थिति में हम हैं, इसमें इससे आगे गाड़ी को ले जाना संभव नहीं है। इट इज जस्ट गिविंग अस मनी, केवल इससे धन मिल रहा है, लेकिन उससे सुख, शांति, स्वास्थ्य और आनंद नहीं मिल रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर सकते हैं, जहां आप पूर्ण रूप से परिवार के साथ रहेंगे और ये जो आप सीख रहे हैं इस प्रकार से एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा जो शहर, जिसको हम कहते हैं तथाकथित शहर, शहर तो शास्त्र में वर्णित है, द्वारका, मथुरा, शहर तो ये थे, हस्तिनापुर, ये शहर थे। वो शहर का वर्णन पढ़िए आप भागवतम में। और अब हम जिसको शहर कहते हैं उसको कंपेयर करिए तो झुपड़पट्टी लगेगा अभी का जो शहर है वो। इतने सुंदर शहर थे, तो ये हमने केवल उसको नाम दे दिए शहर, केवल उसका नामकरण कर दिया है। सो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं या आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सबको ये कोर्स अटेंड करना चाहिए। जब तक ये बात सब लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक आप एक उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और समय तेजी से जा रहा है, कल का पता नहीं है। सो एट द अर्लीस्ट हम कोई निर्णय, और ये निर्णय एक रूप से बड़ा ही आसान निर्णय है, क्योंकि शास्त्र पे आधारित निर्णय, तो इसमें असफल होने की गुंजाइश है ही नहीं अगर आप सारे विधि विधानों का पालन करते हैं तो प्रभु जी, मैं दिस वैसे वाज द ओनली प्रीचर हूँ, पॉइंट। मैं वैसे यहाँ पे प्रीचर हूँ, प्रीचिंग करती हूँ मैं। पर अभी एक्चुअली क्या है कि भी, हरी बोल प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रीचर हूँ, तो प्रीचिंग करती हूँ यहाँ पे मैं। पर अभी एक्चुअली कि अभी हमारे वो एक बच्चे की शादी हुई है, 2 बच्चों की रहती है, तो 2-3 साल में फ्री हो जाएंगे, तो तब तक थोड़ा आगे कदम बढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर हम, इच्छा है कि क्योंकि कम्युनिटी में शिफ्ट हो, तो देखो भगवान क्या कराते हैं, इसलिए शायद, तो इच्छा तो है हमारी। पर अभी क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल इसी स्टेज पे हैं कि उनकी मैरिज वगैरह करनी है, तो मैरिज के बाद वो 2-3 साल की बात है, 2-3 साल में फ्री हो जाएंगे हम, हस्बैंड वाइफ। तो शायद देखिए, फिर हस्बैंड की तो रिटायरमेंट है, मेरी तो नहीं है, पर इच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करके इसकी तरफ कदम देंगे। गुड, ठीक है। सो आई थिंक देयर इज अनदर पर्सन। Yes. वसुधामा जी। Yes, Prabhu. The another Yo- question is from Yogita Falak. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Yes, please पूछ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर हमने प्लांटेशन किया है, मतलब हमने अगर जवार का प्लांटेशन किया है, तो उसके आजू बाजू में दूसरे भी प्लांट होने चाहिए। मतलब उसका प्रकाश संश्लेषण से कार्बन शुगर मिलता है जमीन को, और वहां से वो रूट में से रिलीज होके उसके आजू बाजू के बैक्टीरिया और फंगस उसको रिसीव करके फिर वो कन्वर्ट करते हैं वो कार्बन शुगर को, और वो जो क्रॉप है उसको वो प्रोवाइड होता है वो जो न्यूट्रिएंट है वो। तो फिर अगर हम ऐसा करें तो फिर हार्वेस्ट के समय मतलब हार्वेस्ट के समय हम कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं क्रॉप का? मतलब अगर हमने जवार का प्लांट लगाया तो आजू बाजू
बहुत सारा प्लांटेशन होगा तो हार्वेस्टिंग के लिए तो वो बहुत तकलीफ का होगा, तो फिर उसके लिए कोई टेक्निक वगैरह है क्या, या फिर हम कैसे कर सकते हैं ये हार्वेस्टिंग अच्छे से? हाँ, हार्वेस्टिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको इस प्रकार से लगाएं कि वो अलग अलग समय पे पकते हैं उसके हिसाब से लगा सकते हैं, है ना। दूसरा, उनको उनकी जो स्पेसिंग है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। चौथा, आप चाहें तो जैसे गेहूं वगैरह है उसको लगाने का है, उनकी जो स्पेसिंग होती है जनरली लोग 8 इंच के आसपास लगाते हैं, है ना। लेकिन एक तरीका है जिसमें जो फसल होती है उसकी जितनी ऊंचाई है उतनी दूरी पे अगर उसके अगले बीज को लगाया जाए तो फिर उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, और उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे आप दूसरी फसल लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी फसल लगा सकते हैं जो कि ज़मीन पे हो, है ना, और ऐसी फसल लगा सकते हैं जो कि उससे इतनी दूरी पे हो कि आपको हार्वेस्ट करने के लिए दिक्कत नहीं हो। साथ में उनके अंदर टाइम का डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मैनेज करने के तरीके हैं, आपको वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल फसल करते हैं, क्योंकि सिंगल फसल वगैरह ये जो चीज़ें आई हैं वो इसीलिए आई हैं कि हम कम समय में हार्वेस्ट कर लें, और ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से आई हैं कि मार्केट वाला जो हमारा कैपिटलिज्म वाला आइडिया है ना, उसकी वजह से। कैपिटलिज्म में आपको सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज किया गया, इंडस्ट्रियलाइज करने के बाद आपको सारी चीज़ें मार्केट के लिए उगानी पड़ती हैं। आज के टाइम पे कोई गेहूं कर रहा है, किस लिए कर रहा है? खुद के खाने के लिए नहीं, वो मार्केट पहुंचाने के लिए कर रहा है। मार्केट जाएंगे, पैसा मिलेगा, और वो पैसा फिर हम अस्पताल में खर्च करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण साफ है कि हमें एक उत्तम जीवन चाहिए, उत्तम जीवन का हमारा ये मापदंड है कि हमें स्वस्थ जीवन चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए जिसके अंदर की पोषण है, और वो पोषण स्वच्छ जल चाहिए, हमें स्वच्छ वायु चाहिए, हमें परिवार के साथ समय चाहिए। तो ऐसा जो ऐसी चीजें हमें कहाँ से मिल सकती हैं? जब जमीन उपजाऊ हो। जमीन उपजाऊ कब होगी? जब वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा, और वो भी सिर्फ एक तरह का पेड़ पौधा नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरह के, और वो भी जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो सके, जितना ज्यादा वेरिएशन हो सके, उतना ज्यादा। जी, इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इस चीज को। आपको थोड़ा सा अपनी जो आसपास की जगह जहाँ पे भी खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खेत हैं वो लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पे ही हैं। उनकी मिट्टी अलग तरह की है, जलवायु अलग तरह की है, और वहाँ पे कुछ चीजें तो एक जैसी उगती हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो एक उसी समय पे एक खेत के ऊपर बहुत अच्छी उग रही है लेकिन दूसरे खेत पे उगी नहीं रही है। 50 किलोमीटर में ये अंतर आ जाता है। तो फिर आपको थोड़ा सा, जैसे खेत पे रहते हैं तो वहां पे ये चीजें थोड़ी ट्राई करके, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी समय लगता है, वो चीजें देख के, और फिर वहां पे वो चीज फाइनली स्टेब्लिश हो पाती है खेत के साथ। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो तो ऐसा। थैंक यू प्रभु जी। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसको। आपका प्रश्न सीधा इंगित करता है विविधता के ऊपर, जो इन्होंने आज समझाया, कम्युनिटी डायनामिक्स। तो जब हम इतने बुद्धिशाली हैं, एक्चुअली मनुष्य योनि सबसे बुद्धिशाली योनि है 84 लाख योनि में से। अगर हमारे भी विचार में ये प्रश्न आ गया कि अगर डाइवर्सिटी होगी तो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, पेस्ट और अन्य तकलीफें आनी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको भी तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि कैसे जाके खाएंगे इसको। Now it is very difficult to destroy such crop, because diversity brings health. It is very clear. बहुत बुद्धिशाली जीव भी उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा उसको। मतलब वो हमारे लिए तैयार हो जाएगा एकदम भूमि, जस्ट टू कनेक्ट इट टू डाइवर्सिटी। आई एम टेलिंग दिस
बाकी तो भगत प्रभु ने जो समझाया वो ज्यादा लॉजिकल और टेक्निकल आंसर है। हाँ, इसमें प्रभु जी मैं थोड़ा सा और आपने मतलब एक पॉइंट इसमें दे दिया, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका नेचर ये होता है कि जैसे एक कीड़ा हो गया, अगर वो बेल वाली सब्जियां खाता है, बेल वाली फसल पे अटैक करता है, तो वो बेल वाली फसल पे अटैक करेगा। कई होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कद्दू खाते हैं, अगर कद्दू अस्वस्थ है तो वो कद्दू पे ही आएंगे, है ना। तो अब प्रकृति क्या करती है उस समय पे, अगर आप कद्दू लगा देंगे तो फिर उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था चारों ओर है, फिर वो इस तरीके से फैलेंगे वहां पे कि बस आपको कोई और चीज मिलेगी नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आप मिश्रित खेती करते हैं जिसमें बहुत ही भिन्न भिन्न तरह की चीजें आप एक साथ लगाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, आए एक कद्दू मिला, ठीक है खाया, लेकिन बगल में उनको दिखा कि अरे यहाँ पे भी नहीं है, 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 तो उनके बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो एक तरह का कीड़ा पूरा अटैक करके नष्ट नहीं करेगा। और इनमें से आपकी जमीन है उसके लिए या वातावरण के लिए, कई होते हैं ज्यादा पानी में, कई होते हैं थोड़े कम पानी में, तो वो सारी चीजें आप कैलकुलेट करके वहां पे या योजनाबद्ध करके उसको कर सकते हैं। यस, अचिंत्य वज्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, वॉइस आ रही है? हाँ 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 प्रभु जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, अचिंत्य वज्र प्रभु आप पूछिए। अचिंत्य वज्र प्रभु आपका म्यूट है। वो लॉग आउट हो गए। अच्छा, वो शायद दोबारा से लॉगिन कर टेक्निकल रहे हैं। प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? यस प्रभु, यस। हाँ, ये जो एक प्रश्न था अभी, वो ज्वार के साथ दूसरा पौधा उगाने का, मैं उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहता था। प्लीज। प्रभु जी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, ओके, 1 मिनट। Yeah. हाँ, हरे कृष्णा। Yes, it's clear now. हाँ, कुछ साफ है। हाँ, तो कंपेनियन क्रॉपिंग में जैसे कि मेज है, मक्का है, मक्के के साथ जो चोलाफली है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे बहुत सारे प्रूवन कॉम्बिनेशन है। ज्वार के साथ भी चोलाफली अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो आपने लगाए हुए पौधे हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वीड्स को या फिर सो कॉल्ड वीड्स को पनपने के लिए इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता। तो जो आपकी जमीन की कैपेसिटी है प्रकाश संश्लेषण की, वो बढ़ जाती है जब आपके पास बहुत सारे डाइवर्स पौधे आपने खुद ने सीड किए हैं, आपने लगाए हैं। नेचुरली जो उग रहे हैं उनको आप प्रून करके आपके पौधों से नीचे रख सकते हैं, परंतु कंपेनियन क्रॉपिंग जो ऑलरेडी प्रूवन है, जैसे कि मक्के के साथ छोला फली या ज्वार के साथ छोला फली या फिर मूंग के साथ मूंगफली के साथ मक्के की फसल, ये सारे प्रूवन कॉम्बिनेशन अगर अपन ट्राई करें तो डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो मैंने बहुत सारे खेतों में देखा है कि जैसे मूंगफली होती है उसके बीच में मक्का की भी खेती करते हैं, फिर उसके साथ साथ तिल भी लगाते हैं लोग,
और फिर बाकी सारी क्रॉप्स भी लेते हैं। तो ये संभव हो सकता है कि आपके दूसरे पौधे भी उसके साथ हैं और नेचुरली उग रहे हैं, उनको आप ट्रिम या प्रून करके रख सकते हो। तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ रहा है और जो पौधों की डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ रही है। तो उससे क्या है, आपको फसल में ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है कि दो चीजें आपको मिल जाती है, ज्वार भी मिल गई, उसके साथ चोला फली भी मिल गई, इस तरह से। हाँ जी प्रभु जी। अचिंत्य व्रज प्रभु। अचिंत्य वज्र प्रभु का चैट में क्वेश्चन आया है कि हाउ वी ग्रेजुअली कम इन वैदिक फार्मिंग फ्रॉम सो कॉल्ड मॉडर्न फार्मिंग। इसका मतलब अभी जो हमारी मौजूदा स्थिति में पारंपरिक कृषि चल रही है उससे हटके हम वैदिक कृषि की तरफ कैसे बढ़ें। तो प्रभु वैदिक कृषि यानी कि जो वैदिक परिदृश्य है, वैदिक दृष्टिकोण है, वो होना पड़ेगा हमारा उसके लिए। वैदिक दृष्टिकोण में हमें बताया गया है कि जो भी जितने भी प्रकार के जीवन हैं वो सब एक पिता से आते हैं और वो सारे के सारे एक तरह से हमारे भाई बंधु हैं। तो उनको हम ऐसा कार्य ना करें कि उनको उनका नाश हो, है ना। तो ये चीज हमने अभी जो चीजें पढ़ी उसमें जो कम्युनिटी डायनेमिक्स है आखिरी का टॉपिक, उत्तराधिकार वाला और जैव विविधता, उसके अंदर देखा हमने कि हर प्रकार का जीवन जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें उसको व्यवस्थित करना और ये देखना कि वो सुचारू रूप से चल रहा है, ये कार्य करना है ना। और इसके अंदर इन चीजों के ये जो 4 सिस्टम है इनको देखना बहुत जरूरी है। वैदिक काल के अंदर कहीं का कुशल क्षेम जब पूछा जाता था तो उसमें एक चीज ये पूछी जाती थी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं, आपके जो पशु पक्षी हैं वो कैसे हैं। उससे पता लगता था कि जमीन का स्वास्थ्य कैसा है और वो मापदंड होता था कि एक वैदिक सोसाइटी जो है वो कितनी स्वस्थ है और कितने खुश हैं वहां के लोग, कितने खुशहाल हैं। ये तरीका है। तो आपको बस ये जो 4 चीजें हैं, 4 लक्षण हैं हमारे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने के लिए, वो उनको देखना है कि वो किस तरह से अच्छे चल रहे हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है, सौर ऊर्जा है, उसके लिए आपको ये देखना है जो हमने पहले और दूसरे सेशन में कवर किया था कि प्रकाश संश्लेषण क्षमता और प्रकाश संश्लेषण दर जो है वो कैसी चल रही है। प्रकाश संश्लेषण क्षमता यानी कि भूमि जो है वो पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए हरियाली से। अगर किसी समय पे ऐसा होता है कि बहुत ही सूखा हो गया, हरियाली से नहीं, तो कम से कम जमीन के अंदर जीवित जड़ें होनी चाहिए, है ना, आच्छादित होनी चाहिए भूमि, एक। और दूसरा, प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ रही है। प्रकाश संश्लेषण दर जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब कि जमीन और ज्यादा उपजाऊ हो रही है। वो कैसे हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब ये भूमि से पोषण आके वापस आता है और यहाँ पे जब जमीन के अंदर सहजीवन पनपता है तो वो एक आपस में मिनरल्स का और ऐसे जो खनिज हैं उनका आदान प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो एक चीज है। वो चीज हमें पत्ते जो पेड़ पौधे हैं उनके रंग से, उनकी जो ऊपर चमक होती है उससे, और फल जो है उनके स्वाद से ये पता लगती है। और ये चीज प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण क्षमता और प्रकाश संश्लेषण दर, ये चीज हम देख सकते हैं। क्षमता जो है
वो देखने के लिए हम थर्मामीटर जो है उससे देख सकते हैं। थर्मामीटर हमने देखा था कि थर्मामीटर से जब हम नापते हैं, कल पत्तों के ऊपर तापमान जहाँ पे करीब 58 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वहीं पे पेपर के ऊपर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और वहीं पे जब हमने नंगी जमीन के ऊपर देखा था तो 138 डिग्री फ़ारेनहाइट था, है ना। तो जो जमीन के ऊपर प्रकाश संश्लेषण चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण दर अच्छा है, वहां पे तापमान कम रहेगा। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्षमता, प्रकाश संश्लेषण दर अच्छी हो रही है, यानी कि सौर प्रकाश ऊर्जा को और अच्छे से और प्रभावी ढंग से ग्रहण किया जा रहा है। और वो किस लिए किया जा रहा है? ज्यादा भोजन बनाने के लिए, ताकि और जो सहजीवन है उनको पनपाया जा सके, यानी नीचे बहुत ज्यादा जीवन पनप रहा है। ऐसा होगा तो आपके फल फूल जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आएंगे, उनका स्वाद बहुत अच्छा होगा, उनमें पोषण बहुत अच्छा होगा, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। और ये चीज हम ब्रिक्स मीटर जो है उससे, ब्रिक्स मीटर रिफ्रैक्टोमीटर जो है उससे देख सकते हैं। जितनी ज्यादा ब्रिक्स है यानी कि उतना ही अच्छा प्रकाश संश्लेषण दर जो है वो चल रहा है ना। और ये कैसे होगा? जब हमारी जमीन आच्छादित होगी पूरी तरह से, और ऐसा होने से वर्षा जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होगी। जितनी ज्यादा जड़ें, जितनी गहराई तक जड़ें, उतनी ज्यादा पानी जाने की क्षमता, जीवन जितना ज्यादा है इसके अंदर, उसकी वजह से वहां पे पानी को रखने की क्षमता और ज्यादा बढ़ती जाएगी, कार्बन के साथ साथ, क्योंकि वो स्पंज होता जाएगा। आपस में सारी चीजें कनेक्टेड है, और जितनी ज्यादा तरह की जैव विविधता, उतना ही ज्यादा इसको सपोर्ट मिलेगा, उतना ही ज्यादा रेजिलिएंट, उतना ही ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम, इकोसिस्टम का इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे परिदृश्य का इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ेगी। और ऐसा करने से फिर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और ये जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण के बाद जब हम ये देखते हैं कि हमारा मिनरल साइकिल या खनिज चक्र है वो कैसे चल रहा है। खनिज चक्र, जैव भार तो हो गया, एक तरीका हो गया कि पेड़ पौधे जब पतझड़ आती है उस समय पे पत्ते गिरा देते हैं, है ना। लेकिन जो घास है वो हमारी ऐसे सिस्टम के साथ डेवलप हुई है हजारों सालों से, जिसमें कि वो बहुत ही भारी मात्रा में जो पशु हैं, भारी पशु हैं, उनके साथ विकसित हुई है। तो उनका जो तरीका होता है वो होता है कि वहां पे वो भारी पशु आए, उसको खाएं और गोबर करके जमीन तक पहुंचाए, और दूसरा जो भी हिस्सा रह गया है जिसको उन्होंने नहीं खाया है उसको अपने पैरों से कुचल के या उसके ऊपर बैठ के जमीन तक पहुंचाएं। क्योंकि इनको रिसाइकल करने का, इसको सड़ाने का काम या इसको डीकम्पोज करने का काम, उपघटित करने का काम ये करेगा जो जमीन में मौजूदा जीवन है। चूहे आके उसको कुतरेंगे, फिर दीमक उसको खाएगी, उसके बाद जो सूक्ष्म जीवन है वो उसको और भी सिंपल फॉर्म में ह्यूमस में परिवर्तित करेगा और स्टोर करेगा उसके अंदर लंबे समय के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं महाराष्ट्र से बात, मेरा क्वेश्चन है जी प्रभु जी। रासायनिक खाद जैसे कि नत्र, स्फुरद और पलाश, और रासायनिक खाद पौधे के लिए जमीन में कैसी प्रक्रिया कर सकता है, और तो अच्छा प्रक्रिया करता है तो क्या फायदा होता है, और नुकसान कैसे हो सकता है? उस पौधे के लिए ग्रोथ भी बढ़ाता है, फल भी अच्छा मिलता है, लेकिन वो अच्छा है क्या नहीं, ये कैसे समझता है? जी प्रभु जी, देखिए सल्फर जो है एक तरह से कीटाणु जो होते हैं उनको रिपेल करने का काम करता है।
मतलब कीटाणु जो हैं उनसे बचाने के लिए अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रोजन जो आप बोल रहे हैं, तो जी उनका यूरिया प्रश्न ये है, नहीं सल्फर का नहीं है, जो हाँ, एनपी, केमिकल्स, हाँ एनपीके जो यूज करते हैं, मतलब जो हाँ अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो डालने के बाद पौधा दिखने में तो स्वस्थ दिखता है, चमकता भी है, ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, फल भी बहुत बड़े आते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? यूज करो ना एनपीके, ये मैं वो पूछ रहा हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जैसे ये नाइट्रोजन हो गया, एनपीके हो गया, ये सॉल्ट या फिर नमक की उसमें केमिकल फॉर्म में होते हैं। आप कभी भी देखेंगे केमिकल अगर आप जमीन पे डालते हैं तो वो बंजर होती है। आप जमीन के अंदर, हमने बताया कि हमें जीवन चाहिए, बहुत सारे तरह का, केचुए होंगे, कीड़े होंगे। आप इनमें से किसी के ऊपर भी नमक डाल के देखिएगा, उनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें से पानी निकलता है और वो मर जाते हैं, है ना। तो हम जो नमक जमीन के ऊपर छोड़ रहे हैं उससे अंदर का जो जीवन है वो नष्ट होने लगता है, जिससे कि इनकी जड़ें जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कम होती है ना। दूसरा, नमक ज्यादा होने की वजह से वो जो पौधा है वो पानी ज्यादा खींचता है। पानी ज्यादा खींचने की वजह से वो नाइट्रोजन तो जा रहा है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्लोरोफिल वगैरह बढ़ता है, पत्ते बढ़ते हैं, फल ज्यादा बनते हैं। लेकिन फलों के अंदर पोषण नहीं आता, क्योंकि भूमि के अंदर जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो तंत्र है वो उसको पोषण नहीं दे रहा है। अब उसके लिए फिर क्या होता है, आप जिंक डालेंगे, आप आयरन के लिए कुछ डालेंगे, वो चीजें डाल डाल के उसको देंगे। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप किसी आदमी को बिल्कुल आईसीयू के अंदर जाके उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, उसको आयरन की गोलियां दे रहे हैं, आयरन के इंजेक्शन दे रहे हैं, और फिर उसको खड़ा करके आप कोशिश कर रहे हैं ये करने की कि भाई साहब आप ओलंपिक की रेस जीत जाओ। नहीं कर सकता, उसकी क्षमता नहीं है। यही आज के समय हमारे फसलों के साथ है। वो आपको काफी सारी वो बड़ी फसल दे रही है। ये हमने जो ये बात की थी ये वाली खनिज चक्र के बारे में, उस टाइम पे ये किया था ना कि पोषण कम होता जा रहा है हमारी फसलों, हमारे खाद्य उत्पादों के बीच में, वो इसी कारण से होता जा रहा है। और फिर कीड़े लगने का जो कारण है वो यही चीजें हैं, क्योंकि नीचे ऐसी चीजें हैं ही नहीं जो इनको अब जो पौधों को जिस तरह से चाहिए भोजन, उस तरह से नहीं मिल रहा है। उनको तो इस तरह से मिल रहा है कि जैसे इमरजेंसी की दवाई दी जाती है उस तरह से मिल रहा है। तो फिर जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है, और ऐसे में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण फिर आपको जरूरत पड़ती है कि आप सल्फर डालो या दूसरे पेस्टिसाइड वगैरह डालो और अपने खेत को बचाओ उससे। ठीक प्रभु है, जी, धन्यवाद थोड़ा प्रभु। क्लियर हुआ? धन्यवाद प्रभु जी, ठीक है, ओके। नहीं प्रभु जी, इसमें आपको उत्तर मिला है या आपको कुछ और भी पूछना है? मिल गया उत्तर। ओके ओके। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वेल आंसर्ड। एंड आई with your permission, Vishnanam Prabhu, shall we end the session or we will ask few more questions? No, I think we should end it, Prabhu. Now it's almost time is up. Okay, yes. तो आज का सेशन अभी इतना ही है। तो आगे फिर अभी नेक्स्ट वीक मिलेंगे, दैट इज ऑन यस या दैट इज अभी 19 जून को, 19 जून वो डे 5 का कोर्स रहेगा। वो टॉपिक रहेगा कि गाय के दूध की असली क्षमता
और 20th जून को गायों का चारा। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गाय के बारे में। अभी सुन सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो अभी इधर से हम एंड करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए। हरे कृष्णा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भगत प्रभु, थैंक यू वेरी मच। एंड हरे कृष्णा विष्णु नाम प्रभु। हरे कृष्णा।